हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट भाग है इस चैप्टर का, जिसमें हम प्रिज्म को समझेंगे और फिर प्रिज्म से रिलेटेड जो भी फेनोमेनाज होते हैं नेचर में, हम उन सब को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि हमारा जो प्रिज्म है, प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म की डायमेंशंस क्या क्या हैं। प्रिज्म 3 सरफेसेस, 3 प्लेन सरफेसेस से मिल के बना होता है। 2 ऐसे मिलेंगे और एक नीचे बेस की तरीके से मिलेगा, तो वो एक दूसरे के मिल जाते हैं लाइन से और फिर एजेस बन जाती हैं। 3 एज बनेंगे इसके, जो आपके सरफेस होंगे, प्लेन सरफेस। ओके, और कैसे? रेक्टेंगुलर सरफेस। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलके बना होता है प्रिज्म। तो कौन कौन से रेक्टेंगुलर सरफेस है यहाँ पर? एक हमारा ये हो गया, जो हमने रेड लाइन से इसको कवर किया है, ये एक जो है रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। दूसरा ग्रीन से हमने इसको कवर किया है ना, जो ड्रॉ किया है ग्रीन कलर से किया है, एक ये रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। एक ब्लैक को हमने डबल ड्रॉ किया हुआ है, ये एक आपका रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। और जब ये तीनों सरफेस एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं तो ये एक एज किनारा बनाते हैं। 3 सरफेस मिलते हैं तो 3 किनारे बन जाते हैं। ओके, तो इस स्थिति में इसके 3 एजेस हो गए। अब 2 एजेस से होके जब लाइट एंटर करेगी तो किसी एक सरफेस में एंटर करेगी और वो ट्रेवल करने के बाद फिर वो किसी दूसरे सरफेस से होके निकलेगी। तो जब एक सरफेस से, एक फेस से होके वो एंटर करती है, दूसरे फेस से वो इमर्जेंट करती है, तो दोनों फेस हैं, उनको जो मिलाने वाली एज होगी, उस एज को हम रिफ्रैक्शन एज बोलेंगे। कौन सी एज बोलेंगे? हम उसे रिफ्रैक्शन एज कहेंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास 3 सरफेस का एक हमने लिया हुआ है पेपर, उस पेपर के माध्यम से हम समझेंगे। लेट सपोज ये हमारे पास एक 3 सरफेसेस का हमने एक पेज लिया है। इस 3 सरफेसेस में तीनों जो आपके फेस हैं वो कैसे हैं? रेक्टेंगल फेस हैं, और इन तीनों फेसेस को हम इस तरीके से जॉइन करा देते हैं, तो ये हमें इस तरीके से शो ऑफ होगा। ओके, तो जब हम मान लेते हैं कि हम जो इंसिडेंस कराएंगे वो हम इंसिडेंस ऐसे कराएंगे रे का इस फेस से, तो वो जो इमर्जेंट होने के बाद इस फेस से बाहर आएगी, तो इन दोनों फेसेस को जो मीट कराने वाली लाइन है, इसे हम रिफ्रैक्शन एज कहेंगे। हम इसको रिफ्रैक्शन एज कहेंगे। और साथ में ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये एक ट्राइंगल फॉर्म होता है, और जब ये एक ट्राइंगल फॉर्म होता है तो इस वाले जो सेक्शन है हम इसको प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। तो दीज आर 3 फेसेस एंड दिस इज 2 प्रिंसिपल सेक्शंस। ओके, तो दीज 2 आर प्रिंसिपल सेक्शंस एंड 3 आर द फेसेस ऑफ द प्रिज्म। तो कुछ इस तरीके का प्रिज्म होता है। अभी हम जो नेक्स्ट आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हमने प्रिंसिपल सेक्शन को यहाँ पर शो ऑफ किया है। ये ट्राइंगल वाला एक इस वाले सरफेस से हम इंसिडेंस कराएंगे, इधर से इमर्जेंट होगा, और उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है गाइज, तो इसको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई। फेसेस कितने हैं? जो रेक्टेंगल हैं, फेस हैं वो कैसे हैं? आपके रेक्टेंगल्स हैं, और इनके जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3। एंड द प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन जो कि किस शेप में है? ट्राइंगल शेप में है। दीज आर इन नंबर 2। ओके, ये 2 होते हैं और ये 3 होते हैं। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसमें जिन 2 सरफेस से होके रिफ्रैक्शन होगा, उनको मिलाने वाली जो रे होगी उसे रिफ्रैक्शन एज बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, हम कोई इंसिडेंस कराते हैं एक फेस के ऊपर।
ये हमने इंसिडेंस कराया। लेट सपोज दिस इज ए बी, इंसिडेंस हुआ इस पॉइंट पर। तो यहाँ से जब ये जो प्रिज्म है वो किसका बना है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है ग्लास प्रिज्म। ओके, ग्लास प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है। जब ये यहाँ पर रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है एयर, जिससे आपकी लाइट की रे ट्रेवल कर रही है और वो जाके इंसिडेंट होती है एक किसी पॉइंट बी पर। तो हम यहाँ से जब ये अंदर रिफ्रैक्ट करेगी, तो जब रिफ्रैक्ट करेगी तो ये जो बेंड करेगी वो किधर करेगी, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, टुवर्ड्स टू नॉर्मल करेगी। तो पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट प्रिज्म इज पी क्यू एन। तो पी क्यू सरफेस पर हमने बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ कर ली। ओके, अब यदि ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो ये जो रे थी ए बी, ये अपने ओरिजिनल पाथ, स्ट्रेट पाथ पर कंटिन्यूसली मूव करती रहती इन दिस डायरेक्शन। ओके, लेकिन क्योंकि ये एक प्रिज्म के अंदर से होके इसको गुजरना है, तो जब ये दूसरे मीडियम में जाती है जो कि डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। हम जानते हैं कि बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स टू नॉर्मल, स्ट्रेट पाथ जिसको उसे ओरिजिनल पाथ को फॉलो करना था उसके बजाय वो बेंड हो जाती है और ये पॉइंट सी पर जाके लेट सपोज मीट करती है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ से आपकी इंसिडेंस हुआ है रे का। ऑलराइट, अब इसके बाद में ये रिफ्रैक्ट करती है, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट करने के बाद पॉइंट सी पर जाके दूसरे फेस पर मिलेगी। अब ये इस मीडियम से इसे फिर डेंसर मीडियम से बाहर आना है। कौन से मीडियम में आना है, रेयरर मीडियम में आना है। तो फिर ये एक बार बेंड होगी, तो बेंड होने से पहले हम एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं एट द पॉइंट सी पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये जब डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी तो हम सभी जानते हैं कि ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये यदि स्ट्रेट पाथ फॉलो करती तो इसकी डायरेक्शन क्या होती, दिस वन, ये होती, लेकिन ये अवे हो जाएगी उससे, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी और अवे हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब इस रे को, जो आपका रे बाहर आया है, इस रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो ये आपके इमर्जेंट रे है, बाहर आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। तो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो 2-3 कॉमन पॉइंट्स हैं और मेन पॉइंट्स हैं, अब हम उन्हें समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो प्रिज्म है, जो उसके 2 फेसेस थे, जहाँ पर वो जिन 2 फेसेस के बीच में होके रिफ्रैक्शन हो रहा है, उन दोनों फेसेस को मिलाने वाली जो एज है उसे हम रिफ्रैक्शन एज बोलते हैं। और साथ ही साथ जो उनके बीच में एंगल होता है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। यदि पी क्यू और क्यू एन के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा होता तो फिर ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता। यदि 2 फेसेस पी एन और क्यू एन के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, तो फिर आपका ये एंगल एन है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता। लेकिन क्योंकि अभी पी क्यू और पी एन 2 फेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इंसिडेंस हुआ पी क्यू पर और इमर्जेंट हुआ पी एन से, तो आपका एंगल पी जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है और इस एंगल को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर होती है कि जब आपकी रे ऑफ लाइट ए बी यदि प्रिज्म नहीं आता तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता, जो उसका ओरिजिनल पाथ था। लेकिन क्योंकि प्रिज्म बीच में आया एज अ सेकेंड मीडियम, तो वो वहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और रिफ्रैक्ट होने के बाद जब उसका इमर्जेंट हुआ तो वो सीडे के फॉर्म में यहाँ पर आपके फिगर में आप देख सकते हैं इस तरीके से हुई। तो कितना डेविएशन हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेविएशन
हम कैलकुलेट कैसे करें कि कितना डेविएशन हुआ, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि जो आपका इंसिडेंस हुआ था उसे हम प्रोड्यूस कर देंगे आगे, और जो आपका इमरजेंट हुआ है इसे हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे, और जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पर दिस वन, ये जो एंगल बनता है इसके बीच में, ये एंगल जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम। वाई एम? बिकॉज इट इज़ द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज द लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिनिमम डेविएशन है. तो मिनिमम डेविएशन है, इट मीन्स डेविएशन और भी हो सकता है. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर डेविएशन डिपेंड करता है, तो समझते हैं. फैक्टर्स जो होते हैं डेविएशन के, पहला जो डेविएशन का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ डेविएशन कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल है इंसिडेंस का वो कितना है, इस बात पर भी निर्भर करेगा. ओके कि आपका डेविएशन कितना होने वाला है. जो मिनिमम डेविएशन हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हो रहा है. ओके तो दूसरा जो फैक्टर होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए. ओके दिस इज द फैक्टर. इसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि जो आपका डेविएशन होना है वो कितना होगा. तीसरा जो फैक्टर है वो है मीडियम ऑफ प्रिज्म. यदि आपका जो प्रिज्म का मीडियम ग्लास है उसके लिए डिफरेंट होगा, या अन्य कोई मटेरियल यूज़ किया है तो उसका जो मीडियम है प्रिज्म का वो कैसा है, इस बात पर भी एंगल ऑफ डेविएशन निर्भर करता है, डिपेंड करता है. ओके ऑलराइट. तो ये पता चला कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंट रे के बीच में, रे ऑफ इंसिडेंस एंड रे ऑफ इमरजेंट के बीच में जो एंगल प्रोड्यूस होता है, दिस वन इज डेल्टा एम, विच इज नोन एज लीस्ट डेविएशन फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके तो एक ये बात हो गई. नाउ लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है अभी, जिसे हम यहाँ पर कवर करेंगे कि यदि हमें इस मीडियम का, जिसका ये प्रिज्म है, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर. तो विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवीज़न बाई साइन ए बाई 2. तो हम यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रिज्म का, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा साइन आपका एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डिवीज़न बाई 2 और ओवरऑल डिवीज़न बाय साइन एंगल ऑफ प्रिज्म बाय 2. तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कवर कर लेंगे. ऑलराइट. तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट ठीक लग रहा है और आपकी समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके के आपको मिलते रहें तो नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना. यदि कोई वाइट लाइट की रे प्रिज्म पर पड़ती है तो फिर उसका डिस्पर्सन कैसे होता है, लाइट कैसे कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, तो इस फेनोमेना को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. और अभी जो एक पॉइंट इस वीडियो में, अभी जो इस एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट रह गया है, उस पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं. हम मान के चलते हैं कि यदि हमारा जो प्रिज्म है बहुत ही थिन कैटेगरी का है, बहुत ही पतला प्रिज्म है, तो उस केस में यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहें तो n इज इक्वल, फिर यहाँ पर हम साइन को इग्नोर करेंगे तो n इज इक्वल हो जाएगा a प्लस डेल्टा
m बाई 2 डिवीज़न बाई, अगेन साइन को इग्नोर करेंगे, a बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस वन इज़ a प्लस डेल्टा m बाई a, और देन वी कैन से 1 प्लस डेल्टा m बाई a। ओके, तो यहाँ पर जो n होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n इज इक्वल, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा m बाई a। ओके, तो इस फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का हम उपयोग कब करेंगे, जब प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा थिन है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और हम इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिज्म का। या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, डेविएशन दे रखा है, तो हम एंगल ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो कितना डेविएशन हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आए तो आप कमेंट करके आप जो है मोटिवेट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।